चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 है ये। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात करी थी उसके आगे आज हम बात करेंगे। मेरे पास जो टॉपिक है आज का टॉपिक मेरे पास है वेव से रिलेटेड। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स के बारे में ज़रा बात करते हैं। तो वेव की अगर मैं बात करूँ ना, वेव की सिंपल सी डेफिनेशन, वेव की डेफिनेशन ये सिंपल सी कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है उस चीज़ को आप वेव बोलते हो। अच्छा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? तो इस्तेमाल होती है ट्रांसमिट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आप जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हो वो है मेरे पास वेव। तो दो बेसिक मैंने पॉइंट बताया वेव के। अच्छा, वेव की दो तरह की टाइप्स होती हैं, आपने दोनों तरह की टाइप्स पढ़ी होंगी। पहली टाइप क्या कहलाती है, दूसरी टाइप क्या कहलाती है, दोनों मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट टाइप कहलाती है मेरे पास मैकेनिकल वेव और सेकेंड टाइप मेरे पास कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप बोलेंगे सर ये मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, मीडियम रिक्वायर्ड करके मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को बात क्लियर है। ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, तो इस तरह की वेव को आप बोलते हो कौन सी वेव? अगर इस तरह की वेव आपके पास कहलाती है कौन सी? मैकेनिकल वेव। और अगर आपकी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो उस तरह की वेव को आप बोलोगे, जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उसका नाम आपने रखा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसको लिख के दिखाते हैं। जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है वो कहलाती है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था सर ऐसी वेव जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है उनको आप बोलते हो मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मजीद आपने मैकेनिकल वेव की दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं, दोनों टाइप्स मैं आपको बताऊं। सर मैकेनिकल वेव की जो पहली टाइप है वो पहली टाइप में कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, और जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों के बारे में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस, कि मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जल्दी से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आप ज़रा इस वेव को देखना, ये वेव आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये फर्स्ट वेव को देखो और सेकंड वेव को भी आप देखना, ये सेकंड वेव आपको नज़र आएगी। वो सेकंड वेव क्या कहलाती है उस वेव के बारे में बताऊंगा। आप देखो इस वाले वेव में आपकी जो वेव है वो मूव कर रही है राइट साइड पे, ऐसी है ना भाई। वेव अगर आप देख रहे हो तो वेव आपको मूव करते हुए नज़र आ रही होगी, आपकी जो वेट है ये मूव करते हुए नज़र आ रही होगी किस साइड पे? राइट साइड पे। आपकी जो वेव मूव कर रही है राइट साइड पे। अच्छा, पार्टिकल को अगर आप देखो, ये पार्टिकल जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये रेड पार्टिकल जो आप देख रहे हो, ये जो पार्टिकल है ये भी मूव कर रहा है राइट साइड पे और वापसी आ रहा है लेफ्ट साइड पे, यानी ये राइट पे जा रहा है और इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है लेफ्ट साइड पे। यानी जो पार्टिकल है ये पार्टिकल भी लेफ्ट और राइट पे मूव कर रहा है, और जबकि जो वेव है ये वेव भी मूव कैसे कर रही है? राइट साइड पे। अच्छा, अब इस वाले केस में आप देखो, जो डायरेक्शन आपकी वेव की है, यानी जो डायरेक्शन वेव की, उसी डायरेक्शन में कौन वाइब्रेट कर रहा है? आप बोलेंगे सर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है हमारा पार्टिकल, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन में पार्टिकल, तो उस वेव को आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड वेव के अंदर देखना ज़रा क्या हो रहा है। ये सेकेंड वेव आपको नजर आ रही है, देखो सेकेंड वाले वेव केस में क्या है कि वेव तो मूव कर रही है राइट पे, लेकिन ये इसके देखो पार्टिकल अप जा रहे हैं और पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? डाउन जा रहे हैं। अब ये मुझे बताओ क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? आप बोलेंगे सर इस वाले केस में तो परपेंडिकुलर है, यानी वेव मूव कर रही है राइट साइड पे, पार्टिकल मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इस वाले केस में यानी वेव अगर राइट पे मूव करे और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें तो इस वेव को आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव। ये दोनों का बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सर अगर आपकी वेव मूव कर रही है राइट साइड पे और पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन तो वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये कहलाएगी मेरे पास ट्रांसवर्स वेव। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बीच में लाइन लगाई, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी जो पार्टिकल है मीडियम के वाइब्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव उसी डायरेक्शन है पार्टिकल। जबकि ट्रांसफर वेव के अंदर क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यानी देखो ना वेव राइट पे है तो पार्टिकल या तो डाउन जा रहे हैं या पार्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। आप बोलेंगे चले सर सही है, आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अगर सही है तो। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगला डिफरेंस है, जो अगला डिफरेंस बता रहा हूँ ज़रा देखिएगा। आप अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर देखो आपको जो चीज़ नज़र आती है वो होती है कंप्रेशन। तमाम लोगों ने नाम सुना होगा सर कंप्रेशन का। कंप्रेशन का मतलब होता है पार्टिकल देखो यहाँ करीब करीब नज़र आ रहे हैं, पार्टिकल एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे करीब करीब हो रहा है और एक पॉइंट ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ दूर दूर हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर
आपके पास या तो कंप्रेशन होती है या फिर क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन। तो दोनों चीज़ें मैं आपको लेके दिखाऊँ। सर ये चीज़ होती है मेरे पास क्या, रेयर फ्रैक्शन, अच्छा कंप्रेशन होगा या रेयर फ्रैक्शन होगा। जबकि ट्रांसफर वेव के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर वेव में जो अपर पोर्शन होता है उसको आप बोलते हो, यानी जो अपवर्ड पोर्शन है उसको आप बोलोगे क्रेस्ट, जो डाउनवर्ड पोर्शन है उसको आप क्या बोलोगे, ट्रफ बोलोगे। तो ये दूसरा इसका डिफरेंस हो गया। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होती है, जबकि ट्रांसफर वेव के अंदर क्या होती है, क्रेस्ट और ट्रफ होता है। अच्छा जी, दीज वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड के अंदर भी होती हैं, लिक्विड्स के अंदर और गैसेस में भी। जबकि ट्रांसवर्स वेव आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होती हैं, जबकि सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर, यानी ये सिर्फ सॉलिड्स के ऊपर है और सरफेस ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अच्छा, देयर आर प्रेशर चेंजेस इन द मीडियम। अब प्रेशर चेंजेस इन द मीडियम का मतलब क्या, देखो यहाँ पे किसी पॉइंट पे कंप्रेशन हो रही है, कहीं रेयर फ्रैक्शन हो रही है। कंप्रेशन का मतलब होता है ना कि आप मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आ रहे हो, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर प्रेशर चेंज होता है, यानी कहीं कंप्रेशन है कहीं रेयर फ्रैक्शन है। जबकि ट्रांसफर वेव के अंदर कोई प्रेशर चेंज नहीं होता, देयर आर नो प्रेशर चेंजेस इन द मीडियम। और लास्ट पॉइंट है मेरे पास कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते, जबकि ट्रांसफर वेव को आप क्या कर सकते हो, पोलराइज कर सकते हो। आप बोलेंगे सर ये पोलराइज के लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो बेटा पोलराइज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9 में, आपको डिटेल में बताऊंगा पोलराइजेशन क्या होता है। जिसको पता होगा उसको तो समझ में आ गई होगी बात कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं कर सकते, जबकि ट्रांसफर वेव को आप क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव से रिलेटेड। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव के बाद आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को देखते हैं। वो चीज़ें हैं क्या, अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड क्या है फार्मूला, तो जल्दी से मैं फार्मूला के ऊपर बात करूँ। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द, यानी स्पीड ऑफ साउंड का मतलब हो गया v इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो। रेशियो का मतलब है दो चीज़ों को क्या करना, डिवाइड करना। रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई और डेंसिटी यानी रो, यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी। ये न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको स्टेटमेंट की सूरत में लिखा हुआ है कि सर स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, यह बात आपको बता चुका। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला बताया गया। सर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, जो मैंने आपके सामने अभी शो किया, इसको स्लाइड के ऊपर दिखाते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रॉ। ये ई क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ई कहलाती है मेरे पास इलास्टिसिटी, और ये रॉ कहलाती है मेरे पास कौन, डेंसिटी। अब इसी के मुतालिक थोड़ी सी मैं और बात करता हूँ, ज़रा देखिएगा। अगर वो आपसे बात करें सॉलिड्स की, तो ये जो ई नज़र आ रहा है ना इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी की जगह पे आप रखते हो वाई। अब ये वाई क्या है, तो ये भाई वाई कहलाता है मेरे पास यंग मॉड्यूलस, यानी वाई कहलाएगा मेरे पास कौन, यंग मॉड्यूलस। अच्छा यंग मॉड्यूलस आप देख रहे हो ना, ये वाई दिख रहा है, तो ये वाई यंग मॉड्यूलस कहला रहा है। और यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, ऊपर आप स्ट्रेस रखते हो और नीचे आप स्ट्रेन नहीं रखते, बल्कि कौन सा स्ट्रेन रखते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ के अंदर चेंज आएगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, यानी आप इस फॉर्मूले को चेंज करोगे। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर ई नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, वाई अपॉन रॉ। यानी आप ई की जगह पे क्या रखोगे, वाई रखोगे, और वाई यहाँ पे क्या ला रहा है, यंग मॉड्यूलस। और यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। सर यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है मेरे पास स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा यही बात अगर आपसे वो गैसेस की करेगा, तो गैसेस के लिए आप वाई नहीं रखोगे बल्कि गैसेस के लिए बी रखोगे। अब आप बोलेंगे सर ये बी क्या है, तो ये बी कहलाता है मेरे पास बल्क मॉड्यूलस, यानी बी को मैंने लिख के दिखाया सर, ये बी मेरे पास है बल्क मॉड्यूलस। अब देखो खुद वो लफ्ज़ बता रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब हो गया मेरे पास क्या, चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज होगा तो चेंज को आप बोलोगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी ये फॉर्मूला हो गया आपके पास किसके लिए, लिख के भी दिखा देते हैं आपको। सर ये फॉर्मूला हो गया सॉलिड्स के लिए, और यही फॉर्मूला बनेगा गैसेस के लिए क्या सर, v इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन रॉ। और ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसके लिए, गैसेस के लिए। अच्छा ये फॉर्मूला आमतौर पर इस्तेमाल करने को नहीं आते, ये सिर्फ बातें आपको पता होनी चाहिए। सर सॉलिड्स के अंदर यंग मॉड्यूलस होता है, गैसेस के अंदर बल्क मॉड्यूलस होता है। ये वैल्यूज़ की सारी जो बातें ना ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी। मैट्रिक क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 10 में ये सारी बातें मौजूद हैं। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके आगे बढ़ाने के बाद अब जो मेरे पास टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक तमाम लोग देखिएगा ज़रा।
टॉपिक मेरे पास है लैप्लास करेक्शन। लैप्लास करेक्शन, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था ना अपना स्पीड ऑफ साउंड का, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था लैप्लास ने, और लैप्लास ने इसमें करेक्शन निकाली थी। वो करेक्शन क्या निकाली थी, तो वो जल्दी से मैं आपसे बात करूँ। इसने दो तरह की एजम्पशन बताई थी, वो दोनों एजम्पशन आपको पता होनी चाहिए। एजम्पशन क्या बताई थी, अच्छा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आपको देखना पड़ेगा। लैप्लास ने करेक्शन करके बताई, व्हेन साउंड विल ट्रेवल इन एयर द चेंजेस इन वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टेक प्लेस रैपिडली। यानी आपके जब साउंड, आपका जो साउंड है जब ट्रैवल करता है एयर से, तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जो चेंज आता है वो चेंज रैपिड आता है। इस चेंज की वजह से क्या होता है वो ज़रा सुनिएगा। उसने लिखा एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो वो जो चेंज है ना, वो चेंज इतना ज़्यादा रैपिड आ रहा था कि इस प्रोसेस का उसने नाम बोला था कि भाई ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हो गया मेरे पास कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी आपकी जो साउंड अगर ट्रैवल करेगा तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, ना हीट एंटर होगी ना हीट लीव होगी। तो ये दोस्त ने पॉइंट बताए थे, कुछ अजीब सी मुश्किल सी बातें। मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा वरना मेरी क्लास का भी टाइम एक्सटेंड होगा। सिर्फ ये 2 पॉइंट आप याद रखना। इसके बाद जो करेक्शन के बाद जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला आपके लिए अहम है। ये फॉर्मूला उसने बताया था, फॉर्मूले को उसने चेंज किया था और एक चीज़ का इजाफा किया था, और जो इजाफा चीज़ देख रहे हो ना, वो आपको गामा नज़र आ रहा है। अब ये गामा क्या कहलाता है, गामा के ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर आप गामा को देखो, ये गामा क्या कहलाता है, तो गामा होता है मेरे पास दो चीज़ों का रेशियो, एक होता है CP, एक होता है CV। अब आप बोलेंगे सर ये CP CV क्या है, तो CP कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट और जबकि CV ये कहलाता है मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, उसने एक फैक्टर ऐड किया, वो फैक्टर मेरे पास कहला रहा था गामा। अब गामा की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यूज़ भी आपको बताऊँ। अच्छा, सेकंड जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, सेकंड फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है V इज इक्वल टू गामा RT अपॉन कैपिटल M। ये सेकंड फॉर्मूला है। अब इसमें भी कौन सी चीज़ क्या है वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको ड्राइव एक भी नहीं करा रहा। आप अगर अपने नोट्स निकाल के देखोगे फर्स्ट ईयर के नोट्स, तो फर्स्ट ईयर नोट्स के अंदर ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, गामा P अपॉन रॉ, गामा RT अपॉन M। और तीसरा जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है मेरे पास VT इज इक्वल टू V0 रूट T प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। तीनों फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आ रही है ना, मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक एक करके सबको देखना हो, मुझे बातों को क्लियर करना। गामा मैंने आपको बता दिया। P क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये P है मेरे पास प्रेशर। बिल्कुल सही कहा, अगर आपने प्रेशर मुझे आंसर बताया, यानी प्रेशर की बात हो गई। सर ये रॉ क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये रॉ होती है हमारे पास कौन, रॉ मैंने लिखा सर ये रॉ है मेरे पास डेंसिटी। अच्छा, ये R क्या है, तो आप बोलेंगे सर R तो जनरल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.313 जूल पर मोल केल्विन, R मिल गया। अच्छा, ये T क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये T होता है हमारे पास कौन, टेम्परेचर। तमाम लोगों को ये बात पता। अच्छा, ये M क्या है, आप बोलेंगे सर ये M होता है मॉलिक्यूलर मास, और एयर का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये फॉर्मूला एयर के लिए लिखा हुआ है, तो एयर के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है 0.0288 किलोग्राम पर मोल। ये एयर के लिए मॉलिक्यूलर मास है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम, लेकिन किलोग्राम के अंदर इसको ऐसे लिखोगे 0.032 किलोग्राम। तो देखो ये भी मैंने जो लिखा है ना वो किलोग्राम में लिखा है। वैसे एयर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 28.8 होता है, लेकिन जब आप इसको किलोग्राम में लिखोगे तो आंसर बन जाएगा 0.0288। तो मैंने मास आपको लिख के दिखा दिया, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा जी, अब जो और वैल्यूज़ रह गई वो सारी वैल्यूज़ मैं आपको क्लियर करूँ। देखो गामा की जो वैल्यू होती है एयर के लिए वो होती है 1.4 या 1 पूरा लिखो तो 1.42 होती है गामा की वैल्यू एयर के लिए। गामा की वैल्यू आपको मैंने बता दी, सही। अब स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू है मेरे पास 332 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो वैल्यू आ रही है स्पीड ऑफ साउंड की, वो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आ रही है सर 332 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये सर ये मीटर पर सेकेंड 332 किस टेम्परेचर पे, तो मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ। ये स्पीड ऑफ साउंड कहलाता है मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसीलिए आप इसको लिखते हो V0 से। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड में कहीं V0 दिखे ना, तो आप समझ जाना सर V0 का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाए, जो बातें आप लोगों से करी, इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। लैप्लास करेक्शन। अच्छा, साउंड वेव कौन सी वेव होती है, मुझे अगर एग्जांपल आप दोगे साउंड वेव की, अगर मैं आपसे पूछूं, तो साउंड वेव होती है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये रहा, मैंने इसका जवाब लिखा। साउंड वेव होती है मेरे पास कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसको ट्रैवल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है। अब मैं आपसे अगर बोलूँ
स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में कितना होगा? तो अब तो कॉमन सेंस की बात होगी ना सर, स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम ही नहीं होता, और जब मीडियम नहीं है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल नहीं करती, इसका मतलब साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप लोगों से शेयर किया हुआ, तमाम लोग सवाल पढ़िएगा, मुझे इसका जवाब बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो सवाल आपके जहन में है। तमाम लोगों ने सवाल देखा, सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सवाल है तो आसान, हो सकता है सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो। तो सवाल मैं आपको सॉल्व करना बताऊँ। देखो, उसने आपसे बोला एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर बताओ, सही है। एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल दैट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्पीड को आप बोलते हो वी नॉट। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला सर वी टी इज इक्वल टू वी नॉट। अगर मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊँ, चलो कलर चेंज करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सर वी टी इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हो? ये उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब स्पीड ऑफ साउंड आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता हो, और किसी भी टेम्परेचर में आपको अगर निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, उसने कंडीशन बताई, भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किसी टेम्परेचर पे बताओ, यानी वी टी वो क्या हो जाए, बिकम्स डबल, डबल हो जाए उस स्पीड की जो 0 पे। यानी अब आपको जो कंडीशन बताई वो कंडीशन क्या बताई, आपको कंडीशन बताई सर वी टी बराबर है किसके, 2v नॉट के। यही बोला ना भाई, उस टेम्परेचर पे वेलोसिटी बताओ जिसके ऊपर आपकी स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी किसके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहाँ वी टी नज़र आ रहा था वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 2v नॉट रख दोगे। अब देखो वी टी की जगह पे मैं 2v नॉट रखूँगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2v नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, आगे हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। अब देखो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, देखो स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो दोनों तरफ कर दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा आपके पास क्या, 4 इस इक्वल टू, वहाँ बन जाएगा आपके पास टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। अब कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करके यहाँ से क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर निकालने के लिए देखो 273 डिवाइड हो रहा है, मान लिया कि इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1092 इज इक्वल टू टी प्लस 273। ये प्लस 273 लेफ्ट आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1092 में से 273 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। सवाल में आपसे बोला गया कि सर वो टेम्परेचर बताइए जिसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर का जो करेक्ट जवाब है वो मेरे पास है 819 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला गया द इंक्रीज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर कॉजेज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय डैश। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ तो ये स्पीड ऑफ साउंड में, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना फ़र्क आता है। तो फ़र्क आपको बताया जा रहा है कि सर अगर आप स्पीड ऑफ साउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो जो चेंज आता है वेलोसिटी में वो चेंज होता है या तो 0.61 मीटर पर सेकेंड, या तो वो चेंज होता है 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या तो वो चेंज होता है 610 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो तीनों वैल्यूज़ आप लोग कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये याद रखना। एक ही वैल्यू से सिर्फ मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे ना तो ये स्पीड ऑफ साउंड में इजाफा होता है, वो 0.61 होता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 610 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट जवाब लगाओगे वो क्या लगाओगे, ऑल ऑफ दीस लगा दोगे। तो इस वाले केस में जवाब हो गया मेरे पास क्या, ऑल ऑफ दीस। बड़ा आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इफ़ प्रेशर बिकम्स 4 टाइम देन द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डैश। बड़ा आसान सा सवाल। अच्छा, मैं इसके आपको वैल्यू बता दूँ ज़रा। फॉर्मूला चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड का v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रॉ। देखो अब आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है, कुछ भी नहीं करना। उसने बोला भाई प्रेशर को 4 टाइम्स करो, जवाब मुझे बताओ, इसका जवाब क्या आएगा, ए बी सी या डी। एमसीक्यू आप तमाम लोगों ने देखा, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे बोला गया सर प्रेशर बिकम 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब है सर जहाँ पे P है आप P की जगह पे क्या रख दीजिए, 4P रख दीजिए। तो देखो सवाल बड़ा आसान था, सर जहाँ P है आप P की जगह पे 4P रख दीजिए। तो आपने बोला सर P बराबर है यहाँ पे किसके, 4P के। तो फॉर्मूला बन जाएगा सर V इज इक्वल टू गामा, P की जगह पे आ जाएगा सर 4P और नीचे आ जाएगा मेरे पास रॉ। अब देखो ये 4 अगर रूट से बाहर आएगा
तो 4 रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 2, क्योंकि जब 4 को रूट से बाहर लाओगे तो इसका स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। और अंदर बच जाएंगे मेरे पास गामा पी अपॉन रॉ, और गामा पी अपॉन रॉ बराबर होता है वेलोसिटी के, यानी जो वेलोसिटी आ रही है वो वेलोसिटी कितने टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स। तो बड़ा आसान सा सवाल था। इस MCQ का जो करेक्ट जवाब आया वो करेक्ट जवाब मेरे पास आया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अरे सर ये क्या हो गया, आपके पास जो जवाब आ रहा है सर ये जवाब तो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इसका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी नो चेंज। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, पहली दफ़ा तो कोई बात समझ में आई थी, मैंने सर प्रेशर को 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लिया, 2 टाइम्स आ रहा था। आप कैसे बोल रहे हैं सर ये कोई चेंज नहीं होगा, जबकि फॉर्मूला तो यही बता रहा है। तो अब चेंज होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा इसकी अगली स्लाइड में। 4 मुझे फैक्टर पढ़ाने, चारों फैक्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ज़रा तमाम लोग बड़ी खामोशी से सुनिएगा। आप लोग को इसके जो फैक्टर पढ़ाने ज़रा फैक्टर देखते हैं। तो मेरे पास है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो चारों फैक्टर मैं यहाँ पे आपको सामने बना के दिखाऊँ। पहला फैक्टर है मेरे पास टेम्परेचर से रिलेटेड, दूसरा है मेरे पास ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, तीसरा है मेरे पास डेंसिटी से रिलेटेड, और फोर्थ है मेरे पास प्रेशर से रिलेटेड। तो चारों फैक्टर मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा। टेम्परेचर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है सर V = अंडर रूट गामा और T अपॉन कैपिटल M। सही है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है सर V = गामा और T अपॉन M। अब देखो वेलोसिटी भी ऊपर आ रहा है, टेम्परेचर भी ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब पहला जो रिलेशन बना वो पहला रिलेशन क्या बना सर, वेलोसिटी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगी, वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। क्या पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, पहला पॉइंट तो बड़ा ही आसान था सर, टेम्परेचर और वेलोसिटी क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर मौजूद है, यानी ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ। अच्छा, अब अगर मैं आपके पास डेंसिटी के ऊपर आऊँ तो डेंसिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना सर, V = गामा P अपॉन रॉ। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो रिलेशन है ना आपस में, दोनों का रिलेशन इन्वर्स है। क्यों? वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, डेंसिटी का है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब सर वेलोसिटी और डेंसिटी का आपस में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। यानी वेलोसिटी और डेंसिटी का आपस में रिलेशन इन्वर्स, यानी अब अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपसे मैंने बात करी सर डेंसिटी, अगर आप बात करोगे स्पीड ऑफ साउंड की, तो सर अगर आप डेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सेकंड रिलेशन बताया। फर्स्ट रिलेशन मैंने आपको बताया टेम्परेचर से रिलेटेड, सेकंड रिलेशन मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड। थर्ड रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो थर्ड रिलेशन है मेरे पास ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। अब सवाल ये सर ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो ह्यूमिडिटी का मतलब आपने सुना है सर, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि किसका आ जाना, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का आ जाना होता है ना। बोलते हैं सर ह्यूमिडिटी हो रही है बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, यानी अगर आपकी एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएं या वाटर पार्टिकल्स आ जाएं तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, उस चीज़ को आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसको आसान जबान में अगर मैं बोलूँ तो उर्दू में आप इसको नमी बोलते हो। ह्यूमिडिटी यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। सही। अब देखो पहले आपके पास एयर थी, पहले जो चीज़ थी आपके पास वो कौन थी, पहले एयर थी। एयर में कौन सी चीज़ आ गई, वाटर आ गई। अच्छा, एयर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है 28.8 ग्राम, ये एयर का मॉलिक्यूलर मास। जबकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। तो देखो मैंने दोनों के मॉलिक्यूलर मास लिख दिए। पहले एयर का मॉलिक्यूलर मास लिखा है सर, एयर का मॉलिक्यूलर मास है 28.8 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है कितना ग्राम, 18 ग्राम। सोच के जवाब देना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या कम हुआ? अगर वाटर आया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या कम हुआ? अच्छा जी, मॉलिक्यूलर मास जो आप देख रहे थे, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे आपको नजर आया सर, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है V = गामा R T अपॉन कैपिटल M। मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड और मॉलिक्यूलर मास का आपस में रिलेशन कम है या आपस में डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर हमें तो यहाँ पर जो रिलेशन नज़र आ रहा है वो रिलेशन कैसा नज़र आ रहा है, इन्वर्स नज़र आ रहा है। सही है, इन्वर्स नज़र आया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा या कम हुआ? आप बोलेंगे सर पहले 28 था, बाद में 18 हो गया, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। यानी अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। भाई मैंने आपसे क्या बात करी ह्यूमिडिटी में, मैंने आपसे ये बात करी ह्यूमिडिटी के अंदर कि सर अगर ह्यूमिडिटी में पहले एयर थी, बाद में वाटर आ गई। एयर का मॉलिक्यूलर मास है 28.8 ग्राम, वाटर का मास मॉलिक्यूलर मास था 18 ग्राम। आपने मॉलिक्यूलर मास को कम किया, अगर मॉलिक्यूलर मास को कम करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगी। अब MCQ में क्या बोलेगा, MCQ में आपके पास सवाल आएगा सर ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा या कम होगा, मुझे जवाब बताइए।
आप तमाम लोग मुझे जवाब देंगे सर ह्यूमिडिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर आ जाएगा, वाटर आने की वजह से मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूँ ना सर प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर के बारे में बताइए, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, तो प्रेशर का ज़रा देखिएगा, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है ना सर मेरे पास, v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रॉ, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, सही है। लेकिन अब एक मसला है, मसला क्या था, मसला सुनिएगा, मसला मैं आपको बताऊँ। देखो अगर आप करोगे ना प्रेशर बढ़ाओगे, तो आपने सुना है सर प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन इन्वर्स। चलो और आसान बात करता हूँ सर, प्रेशर और डेंसिटी का आपस में रिलेशन क्या होता है, तो प्रेशर और डेंसिटी का आपस में रिलेशन होता है डायरेक्ट, यानी अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से कौन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा ये एक पी जो नज़र आ रहा है ना सर, ये पी है मेरे पास प्रेशर, और ये रॉ नज़र आ रहा है ना सर, ये रॉ है मेरे पास डेंसिटी, यानी प्रेशर और डेंसिटी का जो आपस में रिलेशन है ना वो डायरेक्ट है, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। पहले इस बात को ज़रा ध्यान में बिठाना। आपसे क्या बात करी सर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना कौन बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड में मैंने प्रेशर भी बढ़ाया, सपोज करो मैंने प्रेशर करा 2p, अब देखो प्रेशर अगर 2p करूँगा तो डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 रॉ हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये किया, आप बोलेंगे सर अरे सर ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल, तो वापसी फॉर्मूला क्या बना, आप बोलेंगे सर वापसी फॉर्मूला बना v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रॉ। मुझे बताओ क्या स्पीड ऑफ साउंड में कोई फ़र्क आया, आप बोलेंगे सर नहीं आया, क्यों नहीं आया फ़र्क, तो फ़र्क आने की वजह ज़रा देखो, फ़र्क आने की वजह क्या सर, प्रेशर और डेंसिटी का आपस में रिलेशन डायरेक्ट बताया आपको, प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अब जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से जो नेट इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे नो चेंज, यानी प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये 4 फैक्टर आपने देखे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी और प्रेशर। यहाँ से फिर बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। अब जो टॉपिक है मेरे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है, माजरत के साथ अब इसको याद करना पड़ेगा, थ्योरी का टॉपिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा इंटेंसिटी का टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी होती है मेरे पास साउंड एनर्जी डिवाइड बाई एरिया अपॉन टाइम, यानी कितनी साउंड एनर्जी निकल रही है आपके पास कितने एरिया में से और कितने टाइम में, तो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले को देख के आप डेफिनेशन बना लो, डेफिनेशन बनेगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड एनर्जी इमीडिएट परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेटरी बॉडी पर यूनिट एरिया। देखो रेट का लफ्ज़ लगाया है क्योंकि डिवाइड हो रहा था किससे, टाइम से। अच्छा फ्लो ऑफ साउंड एनर्जी इमिटेड परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेटरी बॉडी पर का मतलब देखो साउंड एनर्जी, पर का मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है किससे, एरिया से। तो डेफिनेशन को देख के आप फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन बना सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये थ्योरी वाला पार्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ज़रा देखते हैं। देखो ऊपर साउंड नज़र आ रहा है और साउंड का यूनिट होता है मेरे पास जूल, नीचे नज़र आ रहा है एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, टाइम नज़र आ रहा है तो टाइम का यूनिट होता है मेरे पास क्या, सेकंड। अब ज़रा गौर से देखो, ये नज़र आ गया जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड बराबर होता है मेरे पास किसके, वॉट के, और नीचे हो जाएगा मेरे पास कौन, मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है वो क्या है मेरे पास, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट मैंने आपको बता दिया सर, यूनिट हो गया मेरे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसकी रेंज क्या होती है, तो रेंज याद करनी पड़ेगी। रेंज की वैल्यू होती है मेरे पास 10⁻⁻12 से लेकर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सबसे कम जो रेंज साउंड की आप सुन सकते हो जो एग्जिस्ट करती है वो है मेरे पास 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का एक ख़ास नाम भी है, नाम भी मैं आपको बताऊँ, ये नाम कहलाता है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ, लिख के दिखाते हैं आपको पूरा, ओके आपसे बात करिए, आपको बताया सर ये जो सबसे कम वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड। और इसको लिखने का तरीका भी क्या है, तरीका भी देख लीजिए। इसको लिखते हैं आई नॉट से, और आई नॉट की वैल्यू होती है 10⁻12, और यूनिट अगर आप लिखना चाहोगे तो यूनिट बन जाएगा सर इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी इस चीज़ को जो लिखते हो आप किससे लिखते हो, आई नॉट से लिखते हो। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड में जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी वो इंटेंसिटी से रिलेटेड थी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया, यूनिट बता दिया, रेंज बता दी। इंटेंसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे अगली कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास है लाउडनेस से रिलेटेड। अब लाउडनेस क्या है, लाउडनेस कहलाती है मेरे पास, लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस इन द एयर बाय द साउंड। मतलब आपके एयर के अंदर
कितनी ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितना लाउड साउंड है, तो ये चीज़ कहलाती है मेरे पास लाउडनेस। जैसे ही लफ्ज़ देखोगे ना आप लाउडनेस का, लाउडनेस के मुतालिक हमारे पास एक लॉ है। लाउडनेस के मुतालिक जो लॉ है उस लॉ का नाम क्या है, वो नाम भी मैं आपको बताऊँ। इस लॉ का नाम है मेरे पास वेबर फेक्नर लॉ। नाम लिख के दिखाते हैं आपको, नाम क्या है इसका, ये रहा। इसका नाम मेरे पास वेबर फेक्नर लॉ। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम है, वेबर भी साइंटिस्ट का नेम है, फेक्नर भी साइंटिस्ट का नेम है, तो कंबाइन करके इसको बोलते हैं वेबर फेक्नर लॉ। अब ये क्या बोल रहा है, ये लॉ ये बोलता है भाई लाउडनेस ऑफ साउंड यानी एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लोगैरिथम का मतलब कौन हो गया, लॉग हो गया, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब कौन हो गया, आई हो गया। तो ये लॉ मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, जो मैंने आपको फॉर्म बताई ना, मैथमेटिकल फॉर्म, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। अब देखो आपने पढ़ा ना सर, प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया मेरे पास कौन, के। अब इस लाउडनेस का यूनिट क्या होगा, तो भाई लाउडनेस का यूनिट होता है इन एसआई सिस्टम, इट्स यूनिट इज सोन। सोन इसका यूनिट है। आप इसको सोने पढ़ लीजिए, सोनी पढ़ लीजिए, या सोन हलवा पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसका जो यूनिट है वो है क्या, आपके पास सोन है। अब इसकी कन्वर्जन लिखी हुई है कि 1 सोन बराबर होता है 1 सोन बराबर होता है 40 dB के। अब सोचेंगे सर ये dB क्या होता है, तो भाई dB ये होता है आपके पास, dB कहलाता है डेसीबेल। अब ये डेसीबेल क्या होता है, डेसीबेल जैसे आपने पढ़ा है ना सर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। एक यूनिट कन्वर्जन है स्पेसिफिक के, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। ऐसी कन्वर्जन है साउंड की जो मैंने लिखी है ना आपके सामने, 1 सोन बराबर होता है 40 dB के, और ये dB क्या है, तो ये dB कहलाता है आपके पास डेसीबेल। ये किस चीज़ का यूनिट है, जो अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा। डेसीबेल यूनिट है आपके पास इंटेंसिटी लेवल का। तो 2 चीज़ें मैंने आपको सिखाई। पहली चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई सर, पहली चीज़ सिखाई मैंने आपको इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई, तो आप बोलेंगे सर दूसरी चीज़ आपने सिखाई हमें लाउडनेस। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ है मेरे पास इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या, इंटेंसिटी लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटेंसिटी लेवल को ज़रा देखते हैं। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन देखते हैं। इंटेंसिटी लेवल को लिखते हैं हम पी से। इंटेंसिटी लेवल पी इज़ द डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस है तो अब 2 चीज़ों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्म आप खुद बना सकते हो, ये बन जाएगा पी। अच्छा मैं आपके पास लिखा हुआ है सर इंटेंसिटी लेवल पी इसका मतलब इसी का टू लगाया, और डिफरेंस का मतलब 2 चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है। किस चीज़ को माइनस करना है, तो पहला लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड, तो आपने एल लिख दिया। फिर लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड, तो आपने क्या लिख दिया, एल नॉट लिख दिया। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस। अब देखो आपने फॉर्मूला बना लिया कि लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज़ द डिफरेंस। इंटेंसिटी लेवल का मतलब पी, इसका मतलब इज इक्वल टू, डिफरेंस का मतलब माइनस लगाया, लाउडनेस ऑफ साउंड यानी एल, और लाउडनेस ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड मतलब एल नॉट। तो मैंने इसको लिख के दिखाया। सर इसको लिखेंगे कैसे, तो मैथमेटिकली बन गया सर पी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। अब आप लोगों ने लाउडनेस का फॉर्मूला पढ़ा तो है, अभी अभी लाउडनेस का फॉर्मूला पढ़ा है। लाउडनेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एल इज इक्वल टू के लॉग आई। नहीं यकीन आता तो पीछे करके देख लेते हैं भाई, ये देखो नहीं यकीन आता तो पीछे स्लाइड कर देता हूँ। ये रहा लाउडनेस का फॉर्मूला। लाउडनेस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू के लॉग आई। तो मैंने फॉर्मूला दिखाया सर, लाउडनेस का फॉर्मूला तो हमें पता है के लॉग आई। अब देखो जहाँ एल लिखा है ना, तो एल की जगह पे तो आ जाएगा के लॉग आई माइनस एल नॉट की जगह पे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर एल नॉट की जगह पे आ जाएगा के लॉग आई नॉट, क्योंकि भाई एल है तो आई आएगा, और एल नॉट है तो कौन आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। अगर तो आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल सही सोच रहे। ये बन जाएगा सर के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। ये आई नॉट लिखा हुआ है, वो शायद आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा, आई नॉट। अब देखो दोनों से के अगर कॉमन निकालोगे, तो दोनों से के कॉमन निकालिए तो ये बन जाएगा के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। तो ये बन गया सर मेरे पास के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ये बोलता है भाई अगर लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हुआ है ना, तो लॉग ये बोलता है कि लॉग को एक दफ़ा लिखो। एग्जैक्टली लॉग ए माइनस बी है तो इसको आप लिख दोगे कैसे, तो सर बन जाएगा ए माइनस बी की जगह आप इसको लिख दोगे कैसे, लॉग ए अपॉन बी। यानी अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग आई, ये लिखा हुआ है लॉग आई नॉट, तो दोनों को अगर माइनस करके लिखोगे तो ये बन जाएगा कौन, लॉग आई अपॉन आई नॉट। तो अब देखो इंटेंसिटी लेवल का भी नया फॉर्मूला है जो मैंने आपसे शेयर किया। इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला हो गया मेरे पास सर पी इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट। इंटेंसिटी लेवल का यूनिट, तो इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट है वो मेरे पास डेसीबेल है। डेसीबेल पढ़ लीजिए या डेसीबेल पढ़ लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसीबेल मतलब एक बैल बना लें 4 टांगों वाला, तो डेसीबेल ये भी हो सकता है। वैसे डेसीबेल इसको बोलते हैं, डीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है इसकी भाई
0 से लेकर 120 डेसिबल तक, ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, कितनी रेंज होती है, क्या यूनिट है, कहाँ से कहाँ तक क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये सारी छोटी छोटी बातें ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है कि आप लोग ने सारी बातों को याद नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, इनफैक्ट पढ़ा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो भी ऐसे होंगे आप में से जिनको याद ही नहीं आ रहा होगा, सर ये भी हमारे कोर्स में था क्या, सर आप ये जो नई नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये तो सर आप हमें फेडरल का कोर्स पढ़ा रहे हैं, सर क्या बात है सर। तो बेटा ये हमारी बुक में सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि पेपर में आता नहीं है, तो हम पढ़ते भी नहीं हैं, याद भी नहीं करते। तो सारी बातें यहाँ आपके पास बुक में मौजूद है, नोट्स में लिखी हुई, तो इस वजह से मैं आपको सारी बातें पढ़ा रहा हूँ। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसके आगे बात शेयर करते हैं। आप लोग को इंटेंसिटी लेवल बता दिया, आप लोग को यूनिट बता दिया, आप लोग को रेंज बता दी। अच्छा जी, अब जो आप ये आई नॉट देख रहे हो ना, ये आई नॉट कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड, और आई नॉट की वैल्यू होती है मेरे पास 10⁻⁻12, और जो के नज़र आ रहा है इस के की वैल्यू होती है आपके पास 10, यानी जो के आप देख रहे हो इस के की वैल्यू कहलाती है आपके पास क्या, 10 सिस्टम में इसकी वैल्यू है। ये दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप याद रखना, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप लोगों से शेयर कर दी। अच्छा, इन वैल्यूज़ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे पास टॉपिक है वो है पिच से रिलेटेड। पिच क्या होती है, तो जल्दी मैं इस बात को मैं आपको बताऊँ। पिच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन, इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। श्रिल का मतलब होता है बारीक आवाज़, और जो आप ग्रेव देखोगे, ये ग्रेव का मतलब होता है भारी आवाज़, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप श्रिल और ग्रेव साउंड में, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप श्रिल और ग्रेव साउंड यानी भारी और हल्की आवाज़ में आप डिफरेंस कर सकते हो, तो ये चीज़ कहलाती है मेरे पास क्या, पिच प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी श्रिल और ग्रेव साउंड। अब इस श्रिल और ग्रेव साउंड की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो कुछ मैं बात आपसे करता हूँ, ज़रा वो बातें देखिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी, यानी जो जो जिस चीज़ पे ये डिपेंड करता है वो चीज़ क्या है, तो वो उसके बारे में आपको बता रहा है। यानी पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंस करेगा किसके दरमियान, श्रिल और ग्रेव के दरमियान, श्रिल और ग्रेव के दरमियान डिफरेंस करेगा। अच्छा, पिच जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो चीज़ हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी के बारे में जो बात कर रहा है ज़रा देखिएगा। ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी हायर द पिच, तो पहली बात आपको बताई कि भाई अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच है जो पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, अब सेकंड बात क्या बोल रहा है, बोलेंगे सर तो कॉमन सेंस हो गया, स्मॉलर द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो स्मॉलर द पिच। अब अगर पिच ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसकी एग्जांपल आप बोलेंगे सर चले हम ये बात आपकी मान लेते हैं कि सर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, ये बात भी मान लेते हैं सर फ्रिक्वेंसी कम तो पिच कम। आप ये बताइए सर इसकी एग्जांपल दीजिए, सर इसकी एग्जांपल दीजिए कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम पिच कम, तो एग्जांपल दीजिए तो बात क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल ज़रा देखिएगा। द साउंड प्रोड्यूस बाय कैट्स, रैट्स, चिल्ड्रन एंड बर्ड्स आर द हाई पिच, यानी बारीक आवाज़ होती है। जैसे अगर आप बिल्ली की आवाज़ देख लो, कोई अगर है हमारी क्लास में बिल्ली तो आवाज़ निकाल के दिखा सकता है हमें। रैट्स, चिल्ड्रन, बर्ड्स, तो ये तमाम के तमाम जो साउंड है ये बारीक आवाज़ होती है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और चुभती हुई आवाज़ होती है, हाई पिच साउंड। अच्छा, इसी के मुकाबले में स्मॉलर द फ्रिक्वेंसी स्मॉलर द पिच, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये रही, द साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, चलो ये काट देते हैं, मैन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। द साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, फ्रॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लो पिच, यानी भारी आवाज़ होती है, यानी चुभती हुई आवाज़ नहीं होती है। ख़वातीन की आवाज़ होती है ना, अगर आप किसी खातून की आवाज़ सुनिए तो बड़ी चुभती हुई आवाज़ होगी, तो वो जो साउंड लाए करेगा ना, वो लाए करेगा किसके अंदर, श्रिल साउंड के अंदर, यानी बारीक आवाज़, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो तेज़ से बोलते रहेंगी। तो बस ये एग्जाम्पल याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूँगा मैं आपसे कि भाई पिच वो प्रॉपर्टी है जो श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड में डिफरेंस करती है। अच्छा, पिच डिपेंड किस पे करता है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी हायर द पिच, स्मॉलर द फ्रिक्वेंसी स्मॉलर द पिच, और इन दोनों की मैंने एग्जांपल्स आपको बता दी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यूज़ की तरफ मैं आपके पास बढ़ता हूँ। एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करता हूँ, तमाम लोग इस एमसीक्यू को देखिएगा और जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आप जवाब दे दीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ाई ना, इसका एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हो सकता है आप लोग जवाब दे दें, हो सकता है ना दे, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अच्छा जी, अब सवाल देखते हैं, सवाल है क्या। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी, एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं सिखाया, तो आप लोगों को सॉल्व करना सिखाते हैं हम। सवाल को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो जल्दी से तमाम लोग इस बात को देखिएगा, मैं आपको क्लियर करूँ। अच्छा जी, आपसे बोला गया इंटेंसिटी लेवल बताइए, तो आप बोलेंगे सर इंटेंसिटी लेवल का मतलब है वो आपसे मांग रहा है पी बता दीजिए, सही है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डनरी कन्वर्जेशन, उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको वैल्यू बता रहा है, यानी आई की वैल्यू बता रहा है 10⁻⁻6।
अब देखो इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ये के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये आपके पास फॉर्मूला है के लॉग आई अपॉन आई नॉट। अब देखो आपको वैल्यूज़ पता है, के की जगह पे आ जाएगा 10, लॉग एज इट इज़ रहेगा आई अपॉन आई नॉट, तो आई की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -6 और आई नॉट की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -12, क्योंकि याद है ना आई नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। आई नॉट की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई सर, आई नॉट की वैल्यू आपको मैंने बताई गई कि सर आई नॉट की वैल्यू होती है मेरे पास 10 की पावर -12। आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा 10 लॉग, अच्छा 10 की पावर -12 है। अब इसको कैंसिल अगर ऊपर लेकर आओगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 10 की पावर बन जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +12। अब आपने पढ़ा ना सर बेसिस सेम पावर एट, तो -6 और -6 और 12, तो इसको बना देगा 10 की पावर 6। सिंपल कैलकुलेशन करी, मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। देखो P = 10 लॉग 10 की पावर 6। लॉग की प्रॉपर्टी आप तमाम लोगों ने सुनी होगी सर, अगर लॉग नज़र आ जाए आपको तो लॉग वाले केस में क्या होता है सर, लॉग वाले केस में क्या होता है, लॉग वाले केस में होता है सर लॉग और 10 की पावर नज़र आए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी लॉग और 10 की पावर दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो चीज़ बची वो क्या बची, आप बोलेंगे सर ये बच जाएगा P = 10 और लॉग ने 10 को कैंसिल कर दिया तो अंदर बच गया 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना 60 और ये बन जाएगा dB का मतलब क्या हो जाएगा डेसीबल। अच्छा अब इसमें से जो सवाल पूछा सर ये के की जगह पे 10 कैसे आया, तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये के जो नज़र आ रहा है ना, इस के की वैल्यू अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताई थी आपको कि सर के की जो वैल्यू होगी, मैंने वैल्यू लिख के भी दिखाई दी, अगर नहीं आ तो मैं लिख देता हूँ। आई नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 और के की वैल्यू इस यूनिट के अंदर होती है आपके पास क्या 10, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो सवाल मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, इसी सवाल से रिलेटेड मज़ीद आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल मैं आपसे शेयर करूँगा, वो सवाल लेके मुझे अब जवाब बताने की कोशिश करना, जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब तो 60 डेसिबल हो गया। इस सवाल का जवाब बताइएगा जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से। आप अगर इस सवाल को देखेंगे तो बोलेंगे सर सवाल में क्या करना है, आप सवाल बताइए। मैं बोलूँगा बेटा फॉर्मूला होता है P = K लॉग आई अपॉन आई नॉट। आप बोलेंगे सर देखिए के की वैल्यू तो 10 होती है, ये हो गया लॉग, आई की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 13, जबकि नीचे आई नॉट नज़र आ रहा है, तो आई नॉट की वैल्यू तो होती है 10 की पावर -12। आप बोलेंगे सर बात तो बिल्कुल सही है, नीचे होती है 10 की पावर -12। अब ये -12 अगर ऊपर आएगा तो -12 को अगर आप ऊपर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर बन जाएगा 10 की पावर +12, तो बन जाएगा 10 लॉग 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। आप बोलेंगे सर बेसिस सेम पावर ऐड, तो पावर ऐड करोगे तो आंसर बन जाएगा सर ये 10 लॉग 10 की पावर 25, क्योंकि 13 और 12 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 25। 10 और लॉग दूसरे को कैंसिल करने के तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 250। आप बोलेंगे सर आंसर तो 250 आ गया, लेकिन सर बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पास ये ऑप्शन तो मौजूद ही नहीं है, ना ऑप्शन ए, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन सी, ना ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन नहीं है। अब इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए सर, इसका करेक्ट जवाब क्या 250 होना चाहिए। अब 250 अगर आप लोग का आंसर आ रहा है तो अब इसका जो करेक्ट जवाब है ना, करेक्ट जवाब ज़रा देखना, इसका जो करेक्ट जवाब है मेरे पास, वो करेक्ट जवाब मेरे पास है 130 dB। आप बोलेंगे सर 130 कैसे, अभी तो आपने 250 दिखाया था। अब देखो गलती देखो क्या है, उसने आपको जो इंटेंसिटी दी है ना वो रिलेटिव दी है। रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों के लिहाज से, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के लिहाज से रिलेटिव। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना, एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से। तो रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब पता है क्या है, रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब है वो आई अपॉन आई नॉट पूरे की वैल्यू दे रहा है, और पूरे की वैल्यू दे रहा है 10 की पावर 30। तो याद रखना रिलेटिव का मतलब है कि एक की वैल्यू दूसरे के लिहाज से दे रहा है, यानी आई अपॉन आई नॉट। जैसे आई नॉट को अगर वहाँ लिखोगे ना तो ऐसे बन जाएगा I = 10 की पावर 13 आई नॉट। तो अगर आप इसको डिवाइड की सूरत में ले लो तो वापसी बन जाएगा। तो अब आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ भाई, आइंदा कभी बोले ना रिलेटिव इंटेंसिटी, आप समझ जाना आई अपॉन आई नॉट पूरा दे रहा है। अब देखो P = K लॉग आई अपॉन आई नॉट, आपको K की वैल्यू पता 10, ये रहा लॉग आई अपॉन आई नॉट की जगह पे आ गया 10 की पावर 13, लॉग से 10 को कैंसिल किया तो बच गया 10 और 13 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 130 और यूनिट बन जाएगा आपके पास क्या dB यानी डेसिबल।